नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। आज का ये शॉर्ट वीडियो 26 जनवरी पे लाइव आता हुआ। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, कुछ बच्चों ने कहा था कि सर सरफेस केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल के विषय में कुछ बताइए। इस वीडियो में एनसीईआरटी से किस तरह आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता रहा हूं। देखो, ये पूरा टॉपिक अपने आप में किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है। वन शॉट वीडियो के पक्ष में मैं कभी नहीं रहता। हाँ, अगर रिवीजन है तो वन शॉट हो सकता है, लेकिन पहले सरफेस केमिस्ट्री अगर आप चाहेंगे तो आपको पूरा पढ़ाएंगे, उसके बाद ही वो वन शॉट वीडियो आएगा। बट ठीक है, आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी से मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई क्या क्या चीजें आपको अच्छे से सरफेस केमिस्ट्री में आनी चाहिए। थोड़ा याद करने के लिए कुछ पॉइंटर्स दूंगा ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से याद हो जाए। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एनसीईआरटी में चलें तो सरफेस केमिस्ट्री, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। सरफेस केमिस्ट्री बेसिकली बच्चों क्या चीज है। देखो, एक चीज होता है, अगर हम आपको एक शॉर्ट में समझाएं, आप जिस टेबल पे बैठे हैं उस टेबल पे अगर माइका प्लेट लगी हुई है, माइका मतलब जैसे एक होता ना, एक बड़ी शाइनी सी आपका लकड़ी की लेयर मान लो, बिल्कुल एक लेयर ऐसी, उस पर दो चार पानी की बूंद गिरी, पानी स्पिल करके देख लो, और एक उस सनमाइका की शीट के विदाउट कोई टेबल है, उस पर पानी गिरा के देखो, खाली वुडन की है, तो वो वुडन वाली लकड़ी में पानी थोड़ा अंदर तक जाएगा, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और जिस पे सनमाइका है उस पे ऊपर ही रह जाएगा, आप उस पानी को चाहें तो हाथ से हटा सकते हैं। ध्यान से देखिए, दीवारों पे पेंट होता है तो पूरी दीवार अंदर तक, मान लो आपने येलो कलर कराया है तो पूरी दीवार अंदर तक येलो थोड़ी हो गई है, खाली टॉप सरफेस पे येलो है। तो बच्चों, ये जो चीज आई, ये आई एड्सॉर्प्शन, यानी जो खाली टॉप सरफेस पे ही आपका हो रहा है। एब्जॉर्प्शन पूरा नीचे तक, थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, बल्क में अगर कोई चीज समा जाए तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब, अबेस, टुवर्ड्स द बॉटम, इंग्लिश में आता है ना डिक्शनरी में अबेस, उससे याद करो। एड एक्सेस, टॉप का एक्सेस, एब एक्सेस, बॉटम एक्सेस, तो जो पूरा बल्क में जा रहा है वो एब्जॉर्प्शन, जो खाली टॉप पे रह गया है वो एड्सॉर्प्शन। इस बात के साथ एनसीईआरटी में आइए शुरू करते हैं कि यहां पर जो सबसे पहले बात कर रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो फिजियोजॉर्प्शन और कैमियोजॉर्प्शन में डिफरेंस, यानी ये आपका ये डिफरेंस आता हुआ। फिजियोजॉर्प्शन, कैमियोजॉर्प्शन क्या है दोस्तों। जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, पानी थोड़ा सा गिरा, आपने हाथ से उसको हटा दिया, क्या आप दीवार पे वाले पेंट को इस हाथ से हटा सकते हैं? नहीं। हम ट्रेन में कहीं जा रहे थे, कोई ऐसे ही जानकार मिला, दोस्त बन गया और अपने स्टेशन पे वो उतर गया, चला गया, तो थोड़ी देर के लिए एक नॉर्मल सा इंटरेक्शन हुआ, नॉर्मल सी दोस्ती भी, वो चला गया, हम भूल गए, कोई स्ट्रांग बॉन्ड नहीं था। स्कूल का साथी जो बचपन से आपके साथ है, उसके साथ आपकी दोस्ती बड़ी गहरी है, वो नहीं इतनी आसानी से आप भूल सकते। तो देखो, जो पहले वाला रिलेशन है वो एक तरह से फिजियोजॉर्प्शन है, और ये वाला जो स्ट्रांग दोस्ती है ये कैमियोजॉर्प्शन है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जैसे वो टेबल पे थोड़ा सा पानी था उसको हाथ से हटा दिया, ये खाली वीक वेंडरवॉल फोर्सेस का इंटरेक्शन है ना। और ये भी कहते हैं, हम कह सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन इज नथिंग बट सरफेस एब्जॉर्प्शन, और उसमें भी अगर सिर्फ फिजिकल इंटरेक्शन है, यानी वीक वेंडरवॉल फोर्सेस हैं, तो फिजियोजॉर्प्शन है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया है तो कैमियोजॉर्प्शन है ना। तो अब इन पॉइंट्स को देखो, फिजियोजॉर्प्शन क्या है, इट अराइजेस because of van der Waals forces, it is caused by chemical bond formation. Done. It is not specific. भाई, फिजियोजॉर्प्शन अगर देखो तो अब ट्रेन में तो किसी से भी आप दोस्ती कर सकते हैं, बट वो लिखा होता है ना थोड़ा सा बच के, हर अजनबी से नहीं बात करना, बट किसी से भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक नहीं है। बट कैमियोजॉर्प्शन, जिससे खास दोस्ती है, घनिष्ठ मित्रता है, उसी से होगा, तो दिस इज स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है दोस्तों। अब भैया वही है ना, फिजियोजॉर्प्शन, दोस्ती भी उतर के चला गया, रिवर्सिबल, भूल गए, बट वो इरिवर्सिबल है। कौन सा? कैमियो। ये ध्यान रखना है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, मोर इजीली लिक्विफाइबल गैसेस आर एब्जॉर्ब्ड रेडिली। भाई, जिससे आप, एक ऑब्वियस सी बात है, ट्रेन में दोस्ती कब कर पाओगे, जो सबसे मिलनसार आदमी किसी से भी हाय हेलो कर लेता है ना। तो जो गैस इजीली लिक्विफाइएबल है वो फिजियोजॉर्प्शन में चली जाएगी।
मेरे बच्चों, जो गैस इजीली लिक्विफाइएबल है, हम स्टेट्स ऑफ मैटर से इस पॉइंट को जानते हैं कि उनका अट्रैक्शन थोड़ा अच्छा होता है, पार्टिकल क्लोज क्लोज होते हैं तो ज़्यादा अमाउंट में वो एड्जॉर्ब हो सकते हैं। वैसे भी जो गैस इजीली लिक्विफाई हो सकती है वो एड्जॉर्प्शन थोड़ा बेटर दिखाती ही है। अब तो देखो यहां पर एक पॉइंट आ रहा है, इवन केमियोजॉर्प्शन भी उसका अच्छा हो जाएगा जो इजीली लिक्विफाइएबल हो जाए, जैसे मैंने आपसे कहा। तो पहला पॉइंट ये हो गया। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूट जो घुल जाए, सॉल्वेंट जो घुला दे, एड्जॉर्बेट जो एड्जॉर्ब हो जाए, एड्जॉर्बेंट जो करे, है ना। दो चीज हो गई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल। देखो इस चैप्टर को डिटेल में जाओगे तो और आनंद आएगा। फिलहाल आज मैं बहुत कम टाइम में इस चैप्टर को समराइज कर रहा हूं। जिन बच्चों के ऊपर एकदम से बोर्ड के प्रेशर है उनके लिए ये है, जो जिन बच्चों ने मेरे से कहा था उनके लिए वक्त निकालते हुए। तारिक, आई थिंक तुमने ही मुझे कहा है तो तुम्हारे लिए ये चीज आती हुई। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। केमियोजॉर्प्शन नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करता है, यानी वाकई में वो गैस का नेचर किस तरीके से, एड्जॉर्बेंट से किस तरह रिएक्ट करेगा, तुम्हारा दोस्त तुमसे किस तरह गुफ्तगू करता है, कैसे तुमसे बात करता है, कैसे तुम्हारे साथ वक्त बिताता है, इन सब बातों के साथ आपकी बॉन्ड, आपकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती है। तो गैसेस विच कैन रिएक्ट विद द एड्जॉर्बेंट शो केमियोजॉर्प्शन। ऑब्वियसली बात है, एंथैल्पी ऑफ फिजियोजॉर्प्शन तो लो होनी है। अरे यार, ऊपरी तौर का रिश्ता है ना, फिजियो जस्ट फिजिकल सा रिलेशन है ना, फिजियो नॉर्मल से हटा दिया तो उसमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई जान नहीं है उस रिश्ते में। हाँ, इसमें बहुत बढ़िया है। देखो लगभग देखो तो आप 20 से 240 हो गया ना, मतलब यहाँ 20 था, यहाँ पर 240 दिख रहा है, कितना एनर्जी का फर्क है, होना ही था। तो केमियो की एनर्जी बेटर है। अब देखो, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एड्जॉर्प्शन। अब ऐसा क्यों भाई? फिजियोजॉर्प्शन है ना यार, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के पार्टिकल दौड़ना शुरू कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। अरे तो बेटा एड्जॉर्प्शन तो कम हो जाएगा ना, तो लो टेम्परेचर चाहिए एड्जॉर्प्शन के लिए। अच्छा, केमियोजॉर्प्शन में बॉन्ड बन रहा है, ध्यान से देखो। बॉन्ड बनने के लिए दोनों को एक हाई एनर्जी पे लाना पड़ता है ना, वो एक्टिव हो जाएं, फिर वो बॉन्ड बनाते हैं, फिर लोअर एनर्जी पे आते हैं। तो केमियोजॉर्प्शन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। कमरे में पेंट करते हुए कभी देखना, अचानक से कमरे में थोड़ी सी हीट होती है चीज़ें, क्योंकि वो देखो वो यही प्रोसेस को दिखा रहा है ना, और मैकेनिकली भी हम पुश करते हैं ज़्यादा, तो वो सब चीज़ें भी हैं। और डिटेल में इसको चाहोगे तो होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल फटाफट बोर्ड के लिए देखो। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू रिमेंबर ये बता रहा हूँ भाई। नो अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड इन केस ऑफ फिजियोजॉर्प्शन, बट ऑफ कोर्स उसके लिए चाहिए, हमारी रिएक्शन हो रही है। अरे फिजियो में रिएक्शन कहां हो रही है भाई, केमियो में हो रही है बस। तो सरफेस एरिया पे दोनों डिपेंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो डिफरेंस में मत लिख देना, वो सेम है, ज्यादा सरफेस एरिया बेटर एड्जॉर्प्शन, है ना। अब जो फिजियोजॉर्प्शन है मल्टी लेयर है। चलो आधी बात इससे कर ली ट्रेन में, आधी इससे, और भाई साहब देश के हालात क्या हैं ये और वो ज्ञान चल रहा है फालतू का, मल्टी लेयर पे बात चल रही है, पता ही नहीं क्या है। लेकिन जिससे दोस्ती अच्छी है उससे तो एक ही मत रहेगा ना, है ना। तो केमियोजॉर्प्शन में एक सिंगल लेयर बनती है, यहां मल्टी लेयर सिस्टम है, ये भी चीज ध्यान रखना। क्लियर है। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट विचार है। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बच्चों आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो ठीक उसी तरीके से जैसे हमने, याद है सॉल्यूशंस के अंदर हम पढ़ते हैं हेनरीज लॉ। भाई साहब कहते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है, जो गैस का जो मास है जो एब्जॉर्ब होगा, वो प्रेशर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लगभग उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी विचार से ये चीज आई है। ये क्या कहता है देखें जरा, अरे ये है फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म बिकॉज यहां पर टेम्परेचर का जो विचार है वो कांस्टेंट रखा गया है, जैसे आप ये देखें। तो एक चीज ध्यान रखिए, कांस्टेंट टेम्परेचर यहां पर आप कह रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, तभी ये आइसोथर्म है। ठीक है, आइसोथर्म, आइसोथर्मल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद है दोस्तों। उसके बाद ये एक्स क्या है, जो गैस का मास एड्जॉर्ब हो रहा है, एम क्या है, जो एड्जॉर्बेंट का मास है। तो ये एड्जॉर्बेंट का, ये इसका, बात वही है। एक्स बाई एम की अगर आप बात कर रहे हो तो ये प्रेशर के रिलेशन को ही समझा रहे हैं। क्लियर है बच्चों।
अब किस तरीके से आप, जैसे ये जो पूरा रिलेशन है इसमें जो K है और N है, ये गैस के नेचर पर डिपेंड होने वाली वैल्यूज हैं। और अब एक चीज ध्यान रखिए, फिर आप इस पर लॉग लेंगे, आपको ये क्वेश्चन मिलेगी। फिलहाल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली याद रखो, आपका काम चल जाएगा। आप ये प्लॉट बनाएंगे, है ना, और इस प्लॉट को पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे ड्यूरिंग योर क्लासेस जो हम कर रहे हैं। बट फिलहाल ये ध्यान रखना कि ये एक आइसोथर्म है, ये बात करती है एड्सॉर्प्शन का प्रेशर से इंटरेक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज व्हाई दीज आर आइसोथर्म। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, बहुत आसान से चलेगा, ये दिक्कत नहीं। और अब उसके बाद यहां देखिए एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, होना ही है, अभी बताया था मैंने, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस का उड़ना आसान होता जाएगा। देखें, सॉलिड कैन एब्जॉर्ब सॉल्यूट्स फ्रॉम सॉल्यूशन ऑल्सो, है ना जी, सॉलिड जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं सॉल्यूशन से भी। व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर इज शेकन विद चारकोल, a part of the acid is absorbed by the charcoal and the concentration of acid decreases in the solution। कैसे? अरे यार, अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो तुम खा गए चारकोल साहब, अब अमाउंट तुम खा जाओगे, अमाउंट कम हो जाएगा तो मोलैरिटी कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना। ये छोटी सी बात है, ये ध्यान रखना। टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल दूर दूर जाते हैं, सरफेस एरिया कांस्टेंट चल रहा है तो एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा, ठीक है। अब सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा ही, ये तो नॉर्मल सी बात है, नेचर पे और डिपेंड कर ही रहा है। लेकिन अब जो आने वाला है बोर्ड में वो एड्सॉर्प्शन के आपके एप्लीकेशन। अभी यार तुम मास्क लगाते हो ना कोरोना टाइम में, ऐसे गैस मास्क है, तो जो कोरोना हम जो कहते हैं प्रोटेक्टिव शेड, जो शेड है, जो लेयर है, उसमें आपको एक मास्क का एक एटिकेट सिखाया गया है कि जब घर आए तो ऐसा ना करें कि मास्क को अगले दिन आपने उल्टा करके पहन लिया, नहीं, अरे भाई बाहर की तरफ ही तो उसने एब्जॉर्ब किया है, देखो बड़े ध्यान से। अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा होता तो जितने भी आपके माइक्रोब्स होते वो अंदर तक ले आता, मास्क के अंदर तक, तो मास्क का फायदा क्या था। तो ये एब्जॉर्ब करता है, बाहर की लेयर पे रखता है, अंदर नहीं आने देता। अगले दिन जब घुमा के पहन लिए हो ना उस मास्क को तो बत्ती लग गई है, तो ऐसे मत करिए, है ना। तो वो देखिए मास्क जो होते हैं वो आउटर पे एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे ही गैस मास्क बाहर की तरफ एक्टिवेटेड चारकोल जो उसको रोकेगा। क्लियर है जी। ह्यूमिडिटी के लिए नहीं होता, मोबाइल वगैरह में आप देखेंगे छोटे छोटे पैकेट होते हैं, इस पर लिखा होता है खा मत लेना इसको, है ना, वो बेसिकली वही है, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करते हैं। कलरिंग मैटर निकालना, तो एक बार ये सारे जो है ये चीजें पढ़नी है, याद करनी है। खैर क्लास में तो ये डिटेल भी जाएगी तारीख, बट ठीक है, तो अभी तुम्हें फिलहाल याद करना पड़ जाएगा, कुछ जल्दी है तुम्हारे लिए। कैटालिस्ट का अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो दो चीज, प्रमोटर और पॉइजन। ऑर्गेनिक में समझाया था, याद होगा बैच में, कि भाई प्रमोटर जो है वो रिएक्शन को एक तरह से, भाई कैटालिस्ट दो टाइप के, आप इसको इस तरह ले लो, कैटालिस्ट दो टाइप के, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। कैटालिस्ट वो जो रिएक्शन रेट को अफेक्ट करे, अगर रिएक्शन रेट को बढ़ाए तो पॉजिटिव, कम करे तो नेगेटिव, है ना। तो बड़ी सीधी सी बात है दोस्तों, प्रमोटर जो रेट को बढ़ाएगा और पॉइजन जो रेट को कम करेगा, इतनी बात समझनी है। यहां पर वही लिखा है, होमोजीनियस, जहां पर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और तुम्हारा कैटालिस्ट सेम फेज में हो, देखो गैसेस हैं सारे, है ना, होमोजीनियस है। सो व्हेन द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड द कैटालिस्ट आर इन द सेम फेज, लिक्विड और गैस, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, होमो, और अगर डिफरेंट है तो हेट्रो। विद एग्जांपल याद कर लेना, गैस सॉलिड गैस, यानी अगर कैटालिस्ट का फेस डिफरेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से तो वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाई भी जाती हैं लेकिन आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज देख लेना। ये मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी है, हलवा बात है बिल्कुल, लेकिन फिर भी सुन लो। ये क्या है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस किस तरह होगा। पहली बात, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट, रिएक्टेंट कैटालिस्ट के सरफेस पे आएंगे, कढ़ाई में आपने सामान डाल दिया बनाने के लिए, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट, अरे भाई साहब सरफेस पे आ चुके हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, देखो डिसॉर्प्शन क्या होता है, डी माने डिवॉइड ऑफ, यानी एड्सॉर्प्शन तो आना, डिसॉर्प्शन हटना। क्लियर है। तो कैटालिस्ट सरफेस पे पहले रिएक्टेंट आए, रिएक्टेंट आके कैटालिस्ट ने उनको अपने सरफेस पे लिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा, फिर उनको कन्वर्ट करा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट चले गए।
ठीक है जी। डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, ये कितनी बकवास सी बात है, लेकिन ठीक है, थ्योरी है, आसान है, करना है, पूछी जाती है बोर्ड्स के अंदर कि भाई हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का बताइए थ्योरी क्या है एड्सॉर्प्शन की, तो ये है, पहले आएंगे, डिफ्यूजन होगा रिएक्टेंट का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एड्सॉर्ब होंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, डिसॉर्ब होंगे, खत्म। अब देखो आना क्या होता है, अभी फिलहाल एक्टिविटी, शेप सेलेक्टिव, ये सब कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी हैं, बहुत जल्दी इसमें उलझ जाओगे, वो नहीं वाली बात है। एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है बेटा, एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोकेमिकल कैटालिस्ट, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन रेट को अफेक्ट करते हैं, दीज आर एंजाइम्स। एंजाइम्स एक्शन दो टाइप के आप मैकेनिज्म पढ़ते हैं, एक है लॉक एंड की हाइपोथेसिस, एक है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। फिलहाल एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो ये वाला है, इसको ध्यान से देख लो। एंजाइम की रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो कौन किस में क्या कन्वर्ट कर रहा है। एंजाइम भी हाईली एफिशिएंट है, मतलब भाई आपकी बॉडी में तो जो भी चीज़ होती है वो एफिशिएंट बहुत अच्छी होती है, ये ध्यान रखो, उसमें कोई गड़बड़ होगी तो बीमारी हो जाएगी। हाईली एफिशिएंट है, हाईली स्पेसिफिक है, जिस चीज़ के लिए बना है वही काम करता है, फालतू कामों पे ध्यान नहीं देता। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बहुत एक्टिव है, टेम्परेचर वेरी कर गया तो एक्टिविटी कम हो जाएगी, पीएच भी ऑप्टिमम चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। और एक्टिवेटर यानी वो मेटल्स या वो ऐसे चीज़ें जो इसको, इस एंजाइम्स को एक्टिव करेंगी एक खास टाइम पे। एंजाइम हर समय एक्टिव नहीं रहेंगे, ये आप जानते हैं, ये आपने पढ़ा नहीं था भाई साहब वो डाइजेस्टिव सिस्टम में, अगर हमेशा ही एंजाइम आपके एक्टिव रहेंगे तो आपको ही निपटा देंगे, तो खास पर्टिकुलर जोन पे ही उन्हें एक्टिव किया जाता है टाइम पे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए मैकेनिज्म आ गया, यही समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अच्छा, एंजाइम और कैटालिस्ट रिएक्शन में खुद यूज नहीं होते, ध्यान रखिए, पार्टिसिपेट करते हैं, कंज्यूम नहीं होते। दोबारा सुनो, पार्टिसिपेट करते हैं एंजाइम और कैटालिस्ट, बट यूज नहीं होते, कंज्यूम नहीं होते। देखो जैसे चाबी है, ये ताला है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, सबस्ट्रेट माने शिकार, रिएक्टेंट जिसपे हमारा एंजाइम काम करेगा, तो ये ताली गई है और ताला खोल दिया है, ये ताला देखो खुल गया, प्रोडक्ट हो गया। पुराने ज़माने में इस तरह के ताले थे, जब ये सोची गई थी बात, तो उसमें क्या होता था कि मेरे भाई ऐसे बड़ा सा ताला होता था, ये रही चाबी, आप चाबी लगाते थे तो ताला दो पार्ट में खुल जाता था, तो ये वही चीज़ हुई है, ध्यान से देखो, ये तभी बनाया गया है इस तरीके से, लेकिन चाबी अपने आप अलग हो गई, एंजाइम यूज़ नहीं हुआ, एंजाइम अलग हो गया। तो ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस, सबस्ट्रेट एक लॉक की तरह, एंजाइम एक की तरह है, तो बस एंजाइम गया है और उसने तोड़ दिया है। तो एंजाइम एक्चुअली कर क्या रहा है, डाइजेशन था ना, जानते थे ना आप, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करता था, वैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करता है, जितने पार्ट में डिवाइड करता है उसे उसका टर्न ओवर नंबर कहते हैं, है ना जी। तो ये ध्यान रखना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का बहुत अच्छा होता है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तारीख ध्यान रखना बच्चे, ये याद करनी है, इसमें से काफ़ी चीज़ें आती हैं। कोलॉइड्स आ जाओ, कोलॉइड्स वो होते हैं जिनके पार्टिकल साइज थोड़े बड़े होते हैं और ट्रू सॉल्यूशन से ज़्यादा होते हैं। अब जैसे हमने एड्जॉर्बेंट कहा है, यहाँ हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम कह देंगे, यानी एक तरह से हमने अब इसको सॉल्यूशन तो नहीं कह सकते, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टिकल साइज तो उससे बड़ा हो गया जो ट्रू सॉल्यूशन में होता है, तो यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम कह दोगे बस। डिस्पर्स्ड फेज यानी जो लगभग घुली हुई सी अवस्था में है, घुला हुआ नहीं है फिर तो सॉल्यूट हो जाता, घुली हुई सी अवस्था इस तरह समझो, और डिस्पर्शन मीडियम जो उसको अपने अंदर समेट रहा है ना। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इनको वैसे पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा, बट ठीक है, अभी आप ये चाह रहे हैं कि फटाफट जो है बोर्ड के लिहाज से आपका हो जाए, ये अपने आप उड़ गया, होता है आज इंटरनेट की कुछ दिक्कत हो रही है आज, मे बी बिकॉज ऑफ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तभी लेट भी हुआ है ये, दिल्ली साइड में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है बेटा इंटरनेट वगैरह का ना। चलिए कोलाइड की प्रॉपर्टी, कोलाइड का ये टेबल आपको याद करना है,
है ना। अब जरा क्लासिफिकेशन देख लो, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। फिलिक माने चाहने वाला, तो सॉल्वेंट लविंग लायोफिलिक, सॉल्वेंट हेटिंग लायोफोबिक, फोबिया माने डर। तो अब वही चीज आ गया, लिक्विड लविंग, द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, है ना। तो ये इस तरह ध्यान रख सकते हो, ये ऐसे आ गया। कोलाइडल सॉल्स, इन्हें सॉल्स कह रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं कह रहे हैं, डिटेल में बताया जाएगा, बट अभी फिलहाल जैसे चाह रहे हो फटाफट ले लो, याद कर लो इसको, है ना। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहां पर लिक्विड लविंग हो गया, ये लिक्विड हेटिंग हो गया, ठीक है जी। इसको भी कवर कर देते हैं ऐसे। अब यहां पर देखो एक मेन पॉइंट है, एन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ दीज सॉल्ट्स इज दैट इफ द डिस्पर्शन मीडियम इज सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्पर्स्ड फेज, द सोल कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय सिंपली रिमिक्सिंग द डिस्पर्शन मीडियम, दैट इज वाई दीज आर नोन एज रिवर्सिबल सोल। वो तो है ना, मोहब्बत बहुत है, अलग कर भी दोगे दोबारा मिल जाएंगे, ठीक है। अब व्हेन सिंपली मिक्स विद डिस्पर्शन मीडियम, ये तब नहीं बनाएगा। देयर कोलाइडल सॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ओनली स्पेशल मेथड, जो भी बताए जाएंगे आगे, वैसे बन सकता है। ये लायोफिलिक आराम से बन सकते हैं, बट ये स्पेशल मेथड से बनेंगे, तो इन्हें कहते हैं इरिवर्सिबल। क्यों क्यों कहते हैं, यहां आ जाएगा। These salts are readily precipitated on the addition of small amount of electrolytes by heating and not stable, and these are that is why known as irreversible salt. ये पॉइंट जो निशान लगाए हैं, ये एक बार याद कर लेना, जो एनसीईआरटी में बताया मैंने। अब कोलाइड्स को ये तो हमने लायोफिलिक लायोफोबिक में करा। अब तीन और टाइप है, मैक्रो, मल्टी और एसोसिएटेड। मल्टी क्या है, देखो यार एक बात सोचो, आपको कोलाइड में चाहिए, अपने दिमाग में बिठाओ, कोलाइड में चाहिए आपको लार्ज साइज सॉल्यूट पार्टिकल, एक तरीके से डिस्पर्स्ड फेज वाले जो होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए ना। यार छोटी छोटी बूंदी बनाकर एक बूंदी का लड्डू बना रहे हो, तो बहुत सारी बूंदी चाहिए। इस तरह अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा बनाए तो मल्टी मॉलिक्यूलर है। तो ऑन डिसोल्यूशन ए लार्ज नंबर ऑफ एटम और स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू हैविंग द साइज इन द कोलाइडल रेंज। ये वही चल रहा है बेटा जो 9th में पढ़ रहे थे ना, सस्पेंशन कोलाइडल रेंज वही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। द स्पीशीज दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मल्टी। मैक्रो क्या है, जिनमें वैसे ही साइज जो है वो नॉर्मल कोलाइडल रेंज का होता है, वो मैक्रो हो गया। और एसोसिएटेड क्या हुआ, जो लो कंसंट्रेशन पर तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, बट हायर में कोलाइडल बिहेवियर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब फुल्ली डिसोसिएट हो जाते हैं लो कंसंट्रेशन पे, हायर कंसंट्रेशन पे जो डिसोसिएशन है उसमें लार्ज साइज पार्टिकल डिसोसिएट होते हैं, तो इन्हें कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब एक चीज़ देखो बेटा, इस तरह लेके चलो कि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चाहिए, अब यार वही ले लो ना, एक लड्डू बनाने के लिए मिनिमम बूंदियाँ चाहिए नहीं चाहिए, है ना। तो वैसे ही ले लो। तो जब आपको फॉर्मेशन ऑफ मिसलिस बनाना है, मिसलिस क्या होगा, एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, एग्रीगेटेड पार्टिकल्स यानी पार्टिकल जुड़े हुए। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान रखना। द फॉर्मेशन ऑफ मिसलिस एक खास टेम्परेचर पे होगा, उसे बोलेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर, और अब ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जिसे कहेंगे सीएमसी, क्रिटिकल माइसेलिस कंसंट्रेशन। इसको ऐसे याद कर लो, बूंदी बनाने के लिए, लड्डू बनाने के लिए अगर बूंदी प्रॉपर नहीं हुई तो लड्डू नहीं बनेगा। तो जो मिसलिस आपस में एग्रीगेट करेंगी और एसोसिएटेड कोलाइड बना रही हैं, उनकी एक मिनिमम कंसंट्रेशन होनी चाहिए और एक खास टेम्परेचर पे होने चाहिए, बस। मिसलिस बनती कैसे है, वही सोप वाला है, उसमें मत उलझना अभी, जब तक मैं पूरी तरह ना समझाऊं। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। केमिकल मेथड है ये रिएक्शन वाले, देखो जरा ये यहाँ पर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये सोल बन गया AS2S3 का वाला। तो दीज आर केमिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिग आर्क। देखो यहां पर डिस्पर्शन भी है और कंडेंसेशन भी है, ध्यान से देखें। अरे इसको वैसे ले सकते हो कि एकदम से भयंकर हीट दी, भयंकर हीट दी तो जो आपका पार्टिकल थे वो वेपराइज हुए, फिर ठंडा किया तो एकदम से जुड़ भी गए, तो जब वापस जुड़े तो एक एसोसिएशन ज़्यादा रैपिड हुआ, पार्टिकल साइज बड़ा हो गया, इसी को बोलते हैं ब्रेडिक आर्क। आर्क क्यों, ये आर्क सा बन रहा है बेटा, है ना। पुरानी हिंदी फिल्मों में देखो, उससे थोड़ा याद आ जाएगा, हीरो हीरोइन जंगल में कहीं खो गए, अचानक बिजली कड़की, दोनों जुड़ गए, है ना, वही चीज़ है। तो एकदम से बिजली कड़काई, धूम, तो वेपराइज हुए, हल्का ठंडा किया, जुड़ गए, पार्टिकल बन गए। तो
इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ द मेटल इमर्स्ड इन द डिस्पर्शन मीडियम, द इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड, ये मेन लाइन है, अरे ये क्या हुआ, हाँ, वेपराइज द मेटल विच देन कंडेंसेस टू फॉर्म पार्टिकल ऑफ कोराइडल साइज। आपको चाहिए क्या, बड़े साइज के पार्टिकल। अब पेप्टाइजेशन देख लो, इसको इस एक कॉमन डेली लाइफ से रिलेट कर लो, याद करने में आसानी होगी। सर्दियां चल रही हैं, घर में बनते हैं वो गोंद के लड्डू, कहते हैं ना गोंद के लड्डू, सारे ड्राई फ्रूट मिला दिए और चीज़ें मिला दी, और उसमें एक कोई इनको जोड़ने वाला, जिसको गोंद कह रहा हूँ मैं, वो एक एजेंट होता है जो इन सबको जोड़ता है। वैसे ही पेप्टाइजेशन केमिस्ट्री में कह देते हैं हम, ये एक प्रोसेस है प्रेसिपिटेट को कोराइडल्स में बनाने का। मतलब प्रेसिपिटेट क्या है, जो पार्टिकल सॉल्यूबल नहीं हो रहे ना, वो तो प्रेसिपिटेट होते हैं, उनमें एक पेप्टाइजिंग एजेंट डाला जो इन सबको जोड़ देगा, एंड दिस प्रोसेस इज पेप्टाइजेशन। फिर से वो एक कोलाइडल का साइज आ जाएगा। मेन मुद्दा है कोलाइडल साइज में लेकर आना है पार्टिकल को, बस, ठीक है। फिलहाल अभी इसको फटाफट याद कर लेना भाई तारिक, जो तुम चाह रहे थे वो डाल रहा हूं। प्योरिफिकेशन वही डायलिसिस वगैरह है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल तुम्हारे लिए ब्राउनियन मूवमेंट, पॉजिटिवली चार्ज सोल और नेगेटिवली चार्ज सोल, और एक ये जो दे रखा है, जिन जिन बच्चों को सरफेस में फटाफट कुछ याद करना है जरूर कर लेना, इसमें से बहुत आता है। नेगेटिवली चार्ज सोल, पॉजिटिवली चार्ज सोल, देखो यहाँ भी है। व्हेन हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू हाईली डाइल्यूटेड पोटेशियम आयोडाइड, AgNO3 डाला KI में, द प्रेसिपिटेटेड सिल्वर आयोडाइड एब्जॉर्ब आयोडाइड्स आयन फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोडक्ट। अगर AgI बन के उसने I- ले लिया तो नेगेटिवली, और KI को डाला AgNO3 में, उल्टा कर दिया, तो अब क्या होगा, Ag+ जो है एड्जॉर्ब हो जाएंगे। टॉप पे नेगेटिव आया नेगेटिव सॉल्ट, टॉप पे पॉजिटिव आया पॉजिटिव सॉल्ट, इस तरह याद करो। देखो बेटा तारिक, मैं बार बार कह रहा था जल्दीबाजी वैसे तो नहीं करनी चाहिए, बट अब करें क्या, एक से तुम्हारा पेपर ही आ गया, तो मैं अब तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, समझाने में बड़ा मज़ेदार है ये, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज इस वीडियो में आ गए जिसमें से क्वेश्चन बनेगा। नाउ दिस इज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। देखो दो लेयर बन जाती हैं, एक होती है डिफ्यूज लेयर और एक होती है फिक्स लेयर। कैसे, ऐसा मानो ना नीचे अभी AgI था, ऊपर I- एड्जॉर्ब हुआ, तो एक फिक्स लेयर है एक डिफ्यूज लेयर है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसी को बोल देते हो इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। ये ध्यान रखना, ये बोल देते हो। एक मिनट, इसको मैं अंडरलाइन कर दूं, अच्छे से तुम्हारे लिए ये आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये नोट कर लो, जितने ही मैंने अंडरलाइन करेंगे नोट कर लो। फाइनली ये सारे यूजेस आपको देखने हैं। कोएगुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, इसमें देखो हार्डी-शेल्ड रूल आता है, ये हार्डी-शेल्ड रूल आता है कोएगुलेशन में, और ये इमल्शन आ गया यहाँ पर, नीचे की तरफ मिलेगा आपको सारे यूजेस। देखो यूजेस तो पढ़ना ही है, एप्लीकेशन पढ़नी है, फूड आर्टिकल में कैसे, ये सब देख लेना एक बार, बहुत आसानी से, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक, ये देखो यहाँ आ गया, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर द वैलेंस ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयन एडेड। फ्लोकुलेशन क्या है, कोएगुलेशन क्या है, ये लेक्चर में डिटेल में लूंगा, डोंट वरी। फिलहाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, शॉर्ट में जो तुम्हारे आ सकता है वो देखो, बहुत टाइम तुम कहाँ लगा सकते हो इस चैप्टर पे। दिस इज नोन एज हार्डी-शेल्ड रूल। ग्रेटर द वैलेंस greater the valence of the flocculating ion added, the greater the power to cause precipitation। चार्ज ज़्यादा तो प्रेसिपिटेशन की पावर ज़्यादा, हार्डी-शेल्ड रूल है, ठीक है जी। ये दोनों एग्जाम्पल भी याद रखना। फाइनली इमल्शन और उनके यूजेस, ये सारे यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना तुम्हें इस चैप्टर में करना है, सरफेस केमिस्ट्री में जो बताया है, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड हाउ टू स्टडी फ्रॉम NCERT, व्हाट टू स्टडी इन सरफेस केमिस्ट्री। आई होप तारिक समझ में आ गया होगा, यही चीज़ करनी है, थोड़ा समझा दिया मैंने इसमें, अपने आप को अच्छे से फोकस करो, यही चीज़ करना, फालतू मत करना। NCERT में ये दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड के लिए। ऑल द बेस्ट। बायोमोलिक्यूल के लिए भी जल्दी ऐसा वीडियो डालूंगा, है ना, इससे तुम्हारा अभी बोर्ड एग्जाम का तो काम खत्म हो जाएगा, बाकी फुल डिटेल हम बैच में ले रहे हैं तारिक। ऑल द बेस्ट बच्चों, सरफेस में ऐसे करना है।
कल अपना जो नॉर्मल रूटीन है वो चलता रहेगा। टेक केयर एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। सब्सक्राइब नहीं किया कर लो।